So, welcome to the official channel of current exam. तो नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। ठीक है, तो हमने पीवाईक्यू सीरीज में 4 क्लासेस कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो आज हम अपनी 5वीं क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो आपकी यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरओ एआरओ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? पहली बात तो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक किसे हैं ये बताओ। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसे प्रदूषक, ठीक है, ऐसे प्रदूषक जिन्हें किसके द्वारा, जिन्हें सूक्ष्म जीवों के द्वारा, ठीक है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा हानि रहित उत्पादों में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा हानि रहित मतलब जो नुकसानदायक ना हो ऐसे उत्पादों में नहीं बदला जा सकता। तो ऐसे सर बदला जा सकता है उनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, बट नहीं पूछा है क्वेश्चन ने आपको। ठीक है, तो उत्पादों में बदला जा सकता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब बताओ, अब ऑप्शन में से बताओ आपको ऐसा कौन सा लगता है जो ऐसा नहीं कह सकता। ऐसे प्रदूषक आई एम सो सॉरी, ऐसे प्रदूषक जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा हानि रहित उत्पादों में बदला जा सकता है। तो मल पदार्थ को बदला जा सकता है। ठीक है, कीटनाशक मूत्र को बदला जा सकता है, घरेलू अपशिष्ट को भी बदला जा सकता है, बट कीटनाशक को नहीं बदला जा सकता। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा गया है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन सीटू और एक्स सीटू के बारे में आप जान लो। ठीक है, तो एक इन सीटू होता है, एक एक्स सीटू होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आपको जान लो। तो इन सीटू क्या है? लुप्त प्राय पौधे या जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को इन सीटू संरक्षण कहते हैं। इन सीटू संरक्षण से आवास और जानवर दोनों ही बच जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आरक्षित वन, संरक्षित वन इन सीटू संरक्षण के उदाहरण हैं। और एक्स सीटू क्या है? लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाकर संरक्षित करना एक्स सीटू संरक्षण कहलाता है। ठीक है, जैसे वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, बीज बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, फील्ड जीन बैंक। तो अब क्या फर्क है आपको? इन सीटू में क्या कहते हैं? जहां पे जिस आवास में रहते हैं उस आवास को ही सुरक्षित कर दिया गया। बट एक्स सीटू में क्या हो गया? इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक अच्छे सुरक्षित स्थान पे ले जाके संरक्षित कर दिया गया। ठीक है, तो ये फर्क है। तो जो ये राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान उन्हीं जहाँ पे वो रहते हैं उन्हीं को बनाया जाता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा जलीय पौधा है बताओ? तो ये अजोला एक जलीय फर्ण है जिसका उपयोग आमतौर पर जल भराव वाले धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये बात पता होनी चाहिए आपको। ये किस प्रकार काम करता है ये भी जान लो। अजोला एक तैरता हुआ पौधा है जो साइनोबैक्टीरियम एनाबेना एजोलाई के साथ सहजीवी संबंध के माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। मतलब वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको अवशोषित करता है। ठीक है, जब अजोला बायोमास विघटित होता है तो यह मिट्टी में नाइट्रोजन छोड़ता है जिसे पौधे अवशोषित कर लेते हैं। इससे मिट्टी और पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे फसल की पैदावार, नाइट्रोजन की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, M2 इंक्रीज करता है जिससे उर्वरता बढ़ जाती है मिट्टी के। उपयोग क्या होता है? एजोला का उपयोग मृदा में कार्बनिक तत्व बढ़ाने के लिए मृदा सुधारक के रूप में भी किया जाता है। मुर्गी और मछली के चारों ओर चारे के रूप में तथा परिशोधन अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है।
अजोला की खेती कहाँ होती है? अजोला की खेती एशियाई क्षेत्रों में व्यापक रूप से की जाती है। इसे चावल की रोपाई से पहले मिट्टी में मिलाया जा सकता है या चावल के साथ दोहरी फसल के रूप में उगाया जा, मतलब जब आप धान की खेती कर रहे होते हैं ना, तो चावल लगाने से पहले भी लगा सकते हैं या चावल के साथ इसे दोहरी फसल के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एजोला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ओजोन परत O3 कौन से मंडल पे स्थित होती है? समताप मंडल पे स्थित होती है। ठीक है, समताप सही है या ताप मंडल होगा, तुम लोग बताओ। तो और ये किस लिए इम्पोर्टेंट होती है अपनी? अच्छा, जो अर्थ है, अर्थ के बाद क्षोभ मंडल आ गया। ठीक है, क्षोभ आया, देन फिर क्या आता है? देन समताप आता है। तो इस मंडल पे ओजोन पाई जाती है, ओजोन परत। ठीक है, और ये जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको हम पृथ्वी के सरफेस तक आने में रोकती हैं। ठीक है, चलो, तो ये पृथ्वी के लेयर्स तो कर ही लेते हैं। ठीक है, और चलो नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड कौन सी होगी? क्षोभ मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल हो गई ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो इसमें मतलब यही सारे मौसम संबंधी घटनाओं की जिम्मेदार यही होती है। ठीक है, तो मौसम संबंधी घटनाएं सारी इसी में होती हैं। देन क्या आ गया? समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। और ये ट्रोपो और स्ट्रेटो के बीच की जो ये लेयर है ना, इस लेयर को कहते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, ट्रोपोपॉज कहते हैं। चलो फिर स्ट्रेटोस्फियर आ गया। देन मेसो स्ट्रेटोस्फियर पे ही आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो ओजोन लेयर इसी ट्रोपोस्फियर में होता है, और ये जो बाउंड्री होती है ट्रेपो और स्ट्रेटो के बीच के, उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। ठीक है, देन मेसोस्फियर, मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल। फिर उसके बाद कौन सा होता है? थर्मोस्फियर। ठीक है, या आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल। आपकी रेडियो एक्टिव जो भी तरंग वेबसाइट होती हैं, सैटेलाइट्स वगैरह, सब थर्मोस्फियर पे ही होती हैं, और रेडियो जो तरंगे होती हैं ना, वो भी इसी से लड़के, सॉरी, इसी से टकरा कर वापस पृथ्वी पर आती हैं। ठीक है, चलो, और नेक्स्ट लास्ट है एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल। ठीक है, तो ये आपका पृथ्वी की सारी वायुमंडलीय परतें हैं। ठीक है, तो इनको भी आपका इनका वो क्रम भी याद रखना है आपको। ठीक है, कैसे क्रम में। चलो नेक्स्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के दो क्या हो गया G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो आपको ये तो पता ही होगा, यूपी में कुल मिला के 11 बैठक हुई थी G20 के। ठीक है, यूपी में कुल मिला के 11 बैठक हुई थी G20 के, है ना। उसमें से वाराणसी में सबसे ज्यादा हुई थी, तो 6 हुई थी कहाँ? वाराणसी में। 6 वाराणसी मैक्सिमम हुई थी, और आगरा से स्टार्टिंग हुई थी। तो पहली बैठक उत्तर प्रदेश की पहली बैठक जो है वो आगरा में हुई थी। वाराणसी में 6 हुई थी, ग्रेटर नोएडा में भी हुई थी। तो कानपुर में एक भी बैठक नहीं हुई। ठीक है, कानपुर एक ऐसा स्थान है जहाँ एक भी बैठक नहीं हुई। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, अच्छा, G20 के बारे में कुछ चीजें बता दो आप मुझे। G20 की 2023 वाली बैठक कहाँ हुई थी भारत में? भारत में तो ये भारत मंडपम में हुई थी। ठीक है, तो भारत मंडपम है कहाँ भारत में? ये जो है न्यू दिल्ली में है। ठीक है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इतनी बात तो पता ही होगी आपको। और इसका क्या है, ध्येय वाक्य क्या है मतलब? ठीक है, शुभंकर क्या था? शुभंकर छोड़ो, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ठीक है, तो इसका ये ध्येय वाक्य है। तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो ये आपको याद रखना है। ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी बैठक में ना कौन साबित हुआ था G20 में?
G20 का नया मेंबर अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ, ठीक है। अच्छा ये भी बता दो, G20 की जो 2024 वाली बैठक है वो कहाँ होगी? ये होगी ब्राजील में, ठीक है। तो 2024 की अध्यक्षता ब्राजील करेगा, ठीक है। इतना काफी है। तो कानपुर आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। निशार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था? पहली बार निशार तो इसरो और नासा का ये संयुक्त प्रोग्राम है, ठीक है। निशार तो ये आपको इसरो का है। और निशार इसको कब, मतलब इसकी तैयारी कब की गई थी, ठीक है। निसार पहले आपको ये तो पता ही चल गया, इसरो का प्लस नासा का है, ठीक है। इसरो प्लस नासा। आप इस चित्र पे देखो, नासा ने ये अवेलेबल कराया, ठीक है। चलो इसको तो रहने देते हैं। हाँ ठीक है, ये। और इसरो ने जो इसमें ये दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, इसको इसरो ने प्रोवाइड कराया, ठीक है। और ये सब जो भी डिवाइसेस हैं आप इसमें देख लो। और ये क्या है, निसार है क्या? ये निम्न भूकक्षी, ठीक है। ये निम्न भूकक्षीय वेधशाला है, मतलब लोअर लेवल पे अर्थ के वेधशाला स्थापित की गई है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। निम्न भूकक्ष, और इसका फुल फॉर्म क्या होगा यार? फुल फॉर्म आगे, ठीक है चलो यहीं पे कर देते हैं। तो इसका फुल फॉर्म लिख लो, ठीक है। नासा इसरो। ये क्यों नासा इसरो? नासा इसरो का कंबाइंड प्रोग्राम है। सिंथेटिक, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। तो अपर्चर रडार, ये बातें आपको इस निसार के बारे में याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो कुछ और ये देख लो, EOS 18 क्या ये क्या है? पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट है। इसे 16 अगस्त 2024 की सुबह को 9:17 श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV D3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यह सैटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षा में 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाता है। इसमें लगे EOIR कैमरा दिन और रात दोनों समय तस्वीरें लेता है। इन तस्वीरों का इस्तेमाल आपदा प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी, आग का पता लगाने और ज्वालामुखी गतिविधि को देखने के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें याद रखना। और एक इनसैट 3DS है, यह भारत का सबसे आधुनिक मौसम और डिजास्टर वार्निंग सैटेलाइट है, ठीक है। पहली बात तो क्या है, ये मौसम सैटेलाइट है। और इसे 17 फरवरी 2024 को शाम को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV F14 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो इसके लिए आपको ये इसका रॉकेट याद रखना है, GSLV F14, ठीक है। ये रॉकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ये बातें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है? तो मॉन्टेविडियो उरुग्वे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इगारका, इगारका कहाँ है? इगारका का ये कहाँ है बताओ? इगारका का पता है आप लोगों को कहाँ है? इगारका के बारे में बताओ तुम लोग, ठीक है। इगारका बंदरगाह ये कहाँ है? ये रसिया में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, चीन वाला, ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया में है, बिल्कुल सही। रॉटरडैम नीदरलैंड में है। तो इसका आंसर तो यही होगा ना, बल्कि इगारका ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसमें, ठीक है। चलो तो कुछ और मैं आपको बंदरगाह बताता हूँ, आप उनके देश बताइएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। ग्वादर पोर्ट कहाँ है? ठीक है, ग्वादर पोर्ट कहाँ है? सितवे कहाँ है? ये सब न्यूज में है अभी, ये लेटेस्ट है सारे। सितवे, चाबहार, चाबहार तो सबके जुबान पे रटा हुआ कहाँ है, ठीक है। दुक्कम कहाँ है? दुक्कम पोर्ट कहाँ है? दुक्कम पोर्ट, ठीक है। और वैंकूवर, वैंकूवर ये भी आप जानते ही होंगे, सुना ही होगा इसका नाम तो, ठीक है। तो ग्वादर कहाँ है? पाकिस्तान में, सबको पता ही होगा। सितवे कहाँ है? म्यांमार में है, ठीक है। तो सितवे म्यांमार में है, चाबहार ईरान में, ठीक है। और दुक्कम कहाँ है? दुक्कम ओमान। एंड वैंकूवर क्या है? कनाडा में, ठीक है, कनाडा, ठीक है। तो ये सब बातें याद रखनी है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान, सितवे म्यांमार,
चाबहार ईरान, दुक्कम ओमान, वैंकूवर कनाडा। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सहायक नदी और नदी सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर बताओ आप लोग, क्या होगा? प्राणहिता। प्राणहिता किस नदी की सहायक नदी है? ये तो मुझे लगता है गोदावरी की है ना? तो ये गोदावरी की है, तो यहाँ ऐसे कैसे लिखा? तो यही तो सही आंसर होगा, क्योंकि इसने नहीं पूछा है। तो प्राणहिता महानदी की नहीं है, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। मंजरा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। मालप्रभा कृष्णा नदी की, हेमावती कावेरी नदी की। ठीक है, तो चलो महानदी की कुछ और गोदावरी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताओ आप लोग। तो महानदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। सियोनाथ, आपने सुना होगा सियोनाथ, द जोंक, ठीक है, द जोंक भी है, एंड हसदेव। तो हसदेव भी इसकी है, और मांड भी एक इसी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इनको भी याद रखना है। गोदावरी नदी की और ट्रिब्यूटरीज बता दो। इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती आपने सुना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मंजरा, मंजरा तो लिखा ही है इसमें। ठीक है, इंद्रावती, मंजरा और पूर्णा। ठीक है, तो ये कुछ और भी इसके बारे में याद रखना है। कृष्णा नदी की बताओ। कृष्णा नदी की घाट प्रभा, घाट प्रभा याद है इसको? ये मैंने कराया भी है शायद आप लोगों को। घाट प्रभा, माल प्रभा। ठीक है, ये तो आसान है याद करने में भी, आप लोगों को इजी होगा। भीमा एंड तुंगभद्रा, ठीक है, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो घाट प्रभा, मांग प्रभा, भीमा एंड तुंगभद्रा, तो ये कुछ कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की, सॉरी, कावेरी नदी की क्या है? अमरावती, ये क्वेश्चन आया था शायद। अमरावती, हेमावती, ठीक है, तो अमरावती, हेमावती, काबिनी एंड भवानी, ये सब कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। यार कितने कीड़े आते हैं ना। चलो, तो इस ये क्वेश्चन करते हैं। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, बाबा रामचंद्र ने, इंद्र नारायण द्विवेदी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपका इंद्र नारायण इंद्र नारायण द्विवेदी वाला आंसर सही होगा, क्योंकि यही सही है। ठीक है, चलो, और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? जो संयुक्त प्रांत किसान सभा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1918 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, और इसमें और कौन कौन से, एक तो इंद्र नारायण द्विवेदी जी तो शामिल ही थे इसमें, और गौरी शंकर जी भी शामिल थे। ठीक है, गौरी शंकर और ट्रिपल एम। ट्रिपल एम मतलब समझते हो? ट्रिपल एम, मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, तो मदन मोहन जी और मालवीय मालवीय जी भी इसमें शामिल थे। तो ये कुछ और नेता भी थे जो इस संयुक्त प्रांत किसान सभा के गठन में शामिल थे। ठीक है, चलो, तो और कुछ सभाएं हैं उनके बारे में भी कर लेते हैं। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा, तो ये इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 को सहजानंद सरस्वती ने की थी। इसका मकसद जमींदारी प्रथा को खत्म करना, भूमि राजस्व कम करना और संस्थागत ऋण देना। ठीक ठीक है, अवध किसान सभा, इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर की थी। इसका गठन जमींदारों और तालुकदारों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश इसी को संयुक्त प्रांत किसान सभा भी कहते हैं। इसका गठन फरवरी 1918 में हुआ था। गौरी शंकर, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय इसके गठन से जुड़े थे। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसकी स्थापना 1929 में सहजानंद सरस्वती ने की थी। इसका मकसद बिहार में जमींदारी प्रथा को खत्म करना और किसानों की समस्याओं को हल करना था। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी सीजीएल में, सीजीएल के 2024 एग्जाम में, बिहार प्रांतीय किसान सभा वाला। ठीक है, भारतीय किसान संघ, इसकी स्थापना 4 मार्च 1979 को दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने की थी। यह किसानों और कृषि मजदूरों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था थी। तो ये सारी संस्थाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, तो आप इनको सारे रट ही लेना। ठीक है, भूलना मत।
ये स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लो और कर लेना इसको कवर। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्राकृतिकवास का विनाश, यही तो करेक्ट आंसर होगा। दिस इज द, मतलब यही करेक्ट आंसर होगा ऑब्वियसली यार। ठीक है, कीट नियंत्रण, आनुवांशिक परबच्चियों पर नियंत्रण, ये सब तो ठीक है, बट प्राकृतिकवास का विनाश ही कर दोगे तो जैव विविधता कैसे बचेगी आपकी? ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच की सीमा में कौन सी नदी स्थित है? तो ये आप बता सकते हो कौन सी नदी है? ठीक है, तो ये देखो, चलो सॉरी, ये आपको दिख रही है, ये जो रियो, मैं बता देता हूँ, ये रियो ग्रांडे नदी, ये जो है, देखो मैक्सिको की सीमा क्या है, पहली बात ये है मैक्सिको की सीमा, ठीक है, और रियो ग्रांडो नदी भी इसी सीमा पे चलती है। ठीक है, तो रियो ग्रांडो ही इसका करेक्ट आंसर है, यही सही आंसर है। ठीक है, और मिसिसिपी रिवर, ये मिसिसिपी रिवर ये यहाँ पे है। ठीक है, ये है देखो मिसिसिपी रिवर, और मिसौरी रिवर ये भी यहीं पे है, कोलोराडो रिवर ये है, और यूकान रिवर ये अलास्का में है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और मैकेंजी भी आपको याद रखना है। चर्चिल और सेंट लॉरेंस नदी ये है। ठीक है, और ये सारी ग्रेट लेक्स हैं। ठीक है, ग्रेट लेक्स, अच्छा ये ग्रेट लेक्स किसके बॉर्डर पे है? कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे सारी ग्रेट लेक्स है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको नॉर्थ अमेरिका के बारे में याद होना चाहिए। चलो ठीक है, ये लेब्राडोर सी है, हडसन बे है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यूकाटन चैनल, कैरेबियन सी। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। चलो ठीक है, पनामा कैनाल। चलो नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी मिलती है, बिल्कुल सही बात कह दी इसने यार, है ना। तो रामगंगा नदी कन्नौज के पास ही मिलती है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी मिलती है, बिल्कुल गलत बात कह दी। कैसे यार आदमी हो यार तुम। तो केवल, सॉरी, तो केवल फर्स्ट नंबर सही है। ठीक है, तो केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, चलो अब गंगा नदी का क्या सीन है? गंगा नदी का, तो गंगा नदी, अच्छा ये, हाँ ये बताओ, बेतवा नदी प्रयागराज के पास तो नहीं मिलती, तो कहाँ मिलती है? तो बेतवा जो मिलती है ना, वो हमीरपुर के पास मिलती है यमुना से। ठीक है, तो हमीरपुर के पास यमुना नदी से मिलती है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, तो गंगा नदी, अच्छा जो देवप्रयाग स्थान है, देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं? किसी को पता है? तो ये एक तो हो गई अलकनंदा, दूसरी कौन सी है? अलकनंदा प्लस भागीरथी। जब ये दोनों नदियां मिलती हैं ना, तब जाके गंगा कहलाती हैं। ठीक है, ये दोनों आगे चल के फिर गंगा हो जाती हैं। तो ये आपको याद रखना होगा ये वाली बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं आपको मैपिंग में दिखा देता हूँ, तो आपको सारी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो जो ये ब्लू लाइन है ना, ये ब्लू लाइन ये अलकनंदा है। ठीक है, ये पूरी अलकनंदा है। तो इनको पंचप्रयाग कहा जाता है। ठीक है, गंगा रिवर का। धौली गंगा जहाँ अलकनंदा से मिलती है उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, और नंदाकिनी जहाँ मिलती है उसको कहते हैं नंद प्रयाग। पिंडर गंगा जहाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। ये याद रखना है यार, एक क्वेश्चन तो आता ही है, आता है यार एग्जाम में। और मंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, भागीरथी नदी जहाँ मिलती है उसको कहते हैं देवप्रयाग, और उसी फिर आगे चल के ये गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखना है। फिर यहाँ से ये गंगा नदी हो गई। चलो तो गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा आए, और यहाँ से गंगा नदी चलती हुई गंगा नदी आ रही। ठीक है, इस अभी ये पूरी गई यहाँ पे, ये बंगाल की खाड़ी तक जाती है। चलो ठीक है, तो पहले, सबसे पहली रामगंगा है। ये कौन सा स्थान बताया अभी? कन्नौज। ठीक है, तो कन्नौज स्थान पे रामगंगा नदी मिलती है। देन ये गोमती नदी कहाँ पे मिलती है बताओ? गोमती नदी का प्लेस क्या है? गोमती नदी गाजीपुर में मिलती है गंगा नदी से। ठीक है, गोमती नदी गाजीपुर में मिलती है। उसके बाद ये घाघरा कहाँ मिलती है? ये बिहार के छपरा जिले जो है ना, छपरा, पता है छपरा?
छपरा बिहार, ये छपरा बिहार में गंगा नदी से मिलती है। तो ये कुछ प्लेसेस आपको भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। और देखो ये इधर यमुना नदी भी जाके प्रयागराज में मिलती है गंगा नदी से, ये तो आपको पता ही होगा इलाहाबाद में, ठीक है। चलो, तो इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हो जाए गंगा में, तो राम गंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, ठीक है। गोमती, घाघरा, गंडक, और ये सब छोटी मोटी इनको छोड़ देना, इतने ही काफी है आपके लिए, ठीक है। और इधर सोन नदी भी हो गई, सोन नदी, ठीक है। और यमुना की सहायक नदियां भी इसी में कर लो कवर। चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी, टोन्स भी याद रख लेना गंगा की ही है, ठीक है। चलो, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। तो अब पहले तो अनुच्छेद 20 के बारे में समझ लो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 व्यक्तियों को कुछ तरीकों के अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने से बचाता है। जैसे कोई पूर्व व्यापी दंड नहीं, किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दंडित नहीं किया सकता जो किए जाने के समय अपराध नहीं था। मतलब देखो, अभी कोई लॉ है, तो इस अभी हमने कोई काम किया, ठीक है। जैसे कोई भी मतलब कुछ भी कर दिया, ABC, बट उसके 2 महीने बाद एक नया लॉ बन गया कि ये जो हमने ABC किया था ना, इसके लिए तो 2 साल की सजा है, बट इसने पहले काम किया है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। अब जो इस लॉ के पास होने के बाद जो भी ऐसा कोई काम करता है ना, तो उसको लॉ माना जाएगा, ठीक है, उसको दंड दिया जाएगा। फिर कोई दोहरा खतरा नहीं, किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं जा चलाया जाता। मतलब कि देखो, एक बार तुम्हें 2 साल की सजा मिल गई, फिर सेम काम के लिए तुम फिर 2-3 साल की सजा ले लो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। कोई आत्मदोष नहीं, किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब तुम स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो कौन सा इसके ऑप्शन करेक्ट होगा, मुझे तो लगता है सी ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट करते हैं। सिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है। तो सिवाना से कल्पक्कम तो आपको पता है, नाभिकीय ऊर्जा है, ठीक है। कल्पक्कम, कल्पक्कम है कहाँ, ये आपको बताना है। और सिवाना समुद्र क्या है, बताओ। सिवाना समुद्र, सिवाना समुद्र के बारे में बताओ। ये तो जल शक्ति ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। जल शक्ति ऊर्जा केंद्र है, और ये है कहाँ, पता है किसी को। जो शिवाना समुद्र है, ये है कहाँ शिवाना, ये किस नदी पे है। अच्छा, शिवाना वाटरफॉल है एक, ठीक है। तो शिवाना वाटरफॉल है, ये किस नदी पे स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। बट किस नदी कौन सी है इसकी, कावेरी है, ठीक है। तो कावेरी नदी कर्नाटक में शिवाना समुद्र स्थित है। और ये एक जल शक्ति, और जल शक्ति हो गया और दूसरा नाभिकीय ऊर्जा हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, एक और बताओ, ये नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी जल ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। ये भारत का लार्जेस्ट है, इंडिया का लार्जेस्ट है, इतना आपको पता होना चाहिए। ये तो किस स्टेट में स्थित है ये बता दो। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना। नाथपा झाकरी, ये भी जल विद्युत, ठीक है, जल शक्ति है, जल शक्ति केंद्र है, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। चलो, हम परमाणु शक्ति केंद्र के बारे में कर लेते हैं। तो परमाणु ऊर्जा स्टेशन का नाम काकरा पार कहाँ हो गया, 1993 में गुजरात, ठीक है। काकरा पार गुजरात। कलपक्कम मद्रास तमिलनाडु, ठीक है। कलपक्कम तमिलनाडु। नरोरा उत्तर प्रदेश 1991 में। कैगा 2000 में कर्नाटक। राजस्थान का परमाणु बिजली घर राजस्थान, ठीक है, 1973 में। तारापुर परमाणु ऊर्जा 1969 महाराष्ट्र। कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा तमिलनाडु, ठीक है। तो ये सारे याद होना चाहिए, सारों के स्थान याद होना चाहिए, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों का भाग है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ठीक है, ये तो DPSP हो गया आपका। पर्यावरण का संरक्षण, ये दोनों में है, ठीक है। पर्यावरण ये दोनों में है, क्योंकि पर्यावरण एक आर्टिकल कौन कौन से हैं, आर्टिकल 48 में DPSP हो गया, DPSP में है। और
और उसमें कौन सा फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट में आपको अभी कराता हूँ, ठीक है। अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं। तो ये कहाँ है, ये भी किस में है, ये एफडी में, फंडामेंटल ड्यूटीज में, ठीक है। समान नागरिक संहिता ये डीपीएसपी, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बता दो मुझे। जो एफडी है ये कब लागू हुई, कैसे क्या हुआ। तो 1976 में जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ना, उसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको ऐड किया गया। कहाँ ऐड किया गया, 51 का में भाग 4A, ठीक है। भाग 4A में ऐड किया गया और 10 ऐड किए गए थे। इसने 8 की सिफारिश की गई थी बट 10 ऐड हुए। और जो 11वां है ना ये वाला, तो ये 2002 में ऐड हुआ। 86th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। तो ये 11वें नंबर पे ऐड हुआ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सारे, तो इनको आपको सारों को पता होना चाहिए, पूछ लेता है एग्जाम में। संविधान पहला क्या है, तो ए नंबर, संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान। बी, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना। सी, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। डी, जब आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा और राष्ट्रीय कर्तव्यों का प्रदान करना। ई क्या है, भाईचारे की भावना। एफ क्या है, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। जी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है। एच क्या है, वैज्ञानिक सोच विकसित करना। आई क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ठीक है। जी क्या है, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। और के, सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें, ठीक है। तो ये आपकी सारी हो गई फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, ठीक है। तो ये भाग 4A में, 4 का में स्थित है, ठीक है। अच्छा चलो, ठीक है। तो आप आज की क्लास बढ़िया होगी। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। और ये क्लास आपके लिए ना यूपीपीएससी, आरओ और बीपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपने इस क्लास को अच्छे से की है, ठीक है। तो चलिए, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।